हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है माइकार्डियल इन्फेक्शन। टॉपिक टू बी डिस्कस्ड कंटेन डेफिनेशन, सेकंड है एपिडेमियोलॉजी एंड इंसिडेंस, थर्ड इडियोपैथोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ इन्फेक्ट, लोकेशन ऑफ इन्फेक्ट, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। माइकार्डियल इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज अ डिजीज कंडीशन विच इज कॉज्ड बाई रिड्यूस ब्लड फ्लो इन अ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑक्लूजन ऑफ अ आर्टरी बाई एन एम्बोलस और थ्रोम्बस। माइकार्डियल इन्फेक्शन, इसको हार्ट अटैक भी बोला जाता है। ये एक रिवर्सिबल डैमेज होता है माइकार्डियल टिश्यू का ड्यू टू प्रोलॉन्ग इस्चेमिया एंड हाइपोक्सिया। Insufficient blood flow to the heart muscle from narrowing of coronary artery may cause chest pain, plague in coronary artery. सेकेंड है एपिडेमियोलॉजी। इंडस्ट्रियल कंट्रीज में क्या होता है कि जितने भी हार्ट के केसेस होते हैं उनमें से 10 to 25% केसेस माइकार्डियल इन्फेक्शन के होते हैं। Over last 30 years, the rate of disease increased from 2 to 6% in rural population and 4 to 6% in urban population. लास्ट 3 ईयर्स में देखें तो माइकार्डियल इन्फेक्शन के चलते 28,000 डेथ हो चुके हैं। इंसिडेंस, माइकार्डियल इन्फेक्शन के इंसिडेंस अगर एज वाइज देखें तो जो यंगर एज होते हैं उनमें लेस चांस होते हैं और ये ज़्यादातर चांसेस 40 ईयर्स और उसके अबव के होते हैं। सेक्स की बात करें तो मेल्स में ज़्यादा चांसेस होता है फीमेल्स क्योंकि फीमेल्स में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो कैंसर के चांसेस को कम कर देता है। जैसे अगर कोई फीमेल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही है तो उसमें जो माइकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाता है। फिर है इडियोपैथोजेनेसिस। क्या क्या कॉजेस होते हैं माइकार्डियल इन्फेक्शन के। जैसे इसको हमने सब डिवाइड किया माइकार्डियल इस्चीमिया, रोल ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेग ऐसे करके। तो फर्स्ट अपन देखते हैं माइकार्डियल इस्चीमिया। माइकार्डियल इस्चीमिया क्यों हो सकता है? डिमिनाइज्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो हो गया है, इंक्रीज माइकार्डियल डिमांड या हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। सेकंड है रोल ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट कैसे माइकार्डियल इन्फेक्शन करा सकता है? जैसे प्लेटलेट है, कोई ब्लड वेजल से उसमें इंजरी हो गया तो सबसे पहले वहाँ पे प्लेटलेट आता है। प्लेटलेट वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करता है। इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट वहाँ पे प्लेटलेट का एडिशन होता है, फिर प्लेटलेट का एक्टिवेशन होता है, फिर प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है। इसके चलते वहाँ पे क्या क्लॉट बन जाता है। क्लॉट जो ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करता है, उसके चलते माइकार्डियल इस्चीमिया हो जाता है। फिर है एक्यूट प्लेग रप्चर। जैसे अगर कोई प्लेग है या जो क्लॉट है वो रप्चर हो गया, रप्चर होने के चलते ब्लड वेजल भी रप्चर हो सकता है, या फिर जो क्लॉट है रप्चर के बाद में वो टूट के कोई दूसरे वाइटल ऑर्गन्स में चले जाते हैं जिसको एम्बोलिज्म कहते हैं, उसके चलते भी माइकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर फोर्थ है नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉजेस, जैसे कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इन सब के चलते इस्चीमिया होगा जो माइकार्डियल इन्फेक्शन करवाएगा। फिर है ट्रांसम्यूरल वर्सेस सब एंडोकार्डियल इन्फेक्ट। इसके बारे में आगे देखेंगे। ये डायग्राम है, इसमें बताया गया है कि जैसे ये कोरोनरी आर्टरी, आपका कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो 0 आवर्स में तो इस पर कोई ऐसा चेंजेस पता नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ घंटों, लगभग 2 घंटे के बाद में ये यहाँ पे इन्फेक्शन होना चालू हो गया और ये लगभग 24 आवर्स में पूरे वेजल्स में इन्फेक्शन हो गया। अब टाइप्स ऑफ इन्फेक्ट देखते हैं। इन्फेक्शन को अपन 3 टाइप्स में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। देखते हैं जैसे पहला है अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिक रीजन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल के कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो उसके बेसिस पे इन्फेक्ट देखते हैं। एंटीरियर हो सकता है। इसमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इन्फेक्शन अपने हार्ट में ज़्यादातर किस में होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड पंप करना होता है, इसमें मसल का एक्शन ज़्यादा होता है। इसके बाद में जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो राइट ऑरिकल में होते हैं। राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट ऑरिकल है इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर एनाटॉमिक रीजन इन्फेक्शन में भी एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेप्टल, सर्कमफेरेंशियल एंड कॉम्बिनेशन जैसे एंटेरो लेटरल, पोस्टेरो लेटरल ऐसे हो सकता है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ इन्फेक्ट। इन्फेक्शन के एज के बेसिस पे इसको अपन न्यूली फॉर्म्ड इन्फेक्ट जिसको रिसेंट या फ्रेश इन्फेक्ट कहते हैं, या एडवांस इन्फेक्ट जिसको ओल्ड या ऑर्गेनाइज्ड इन्फेक्ट कहते हैं। फिर थर्ड है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल इन्वॉल्व। इसके बेसिस पे ट्रांसम्यूरल और सब एंडोकार्डियम में बांटे गए। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, ये पहला है ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल कहने का मतलब जो इन्फेक्शन है वो, ये सबसे पहले ये डायग्राम को समझिए, ये अपना राइट वेंट्रिकल है और ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल का ये जो लेयर है यहाँ पे ये एंडोथेलियम लेयर है और ये बाहर में ये एंडोकार्डियम लेयर है और ये पेरिकार्डियम लेयर है, बीच का ये माइकार्डियम। तो जो इन्फेक्शन है ये एंडोकार्डियम से लेकर पेरिकार्डियम तक, मतलब तीनों लेयर अगर इन्वॉल्व है तब इसको ट्रांसम्यूरल कहते हैं। और अगर ये सिर्फ एंडोकार्डियम के जस्ट नीचे में और कुछ पार्ट्स अगर माइकार्डियम का इसमें है तब इसको सब एंडोकार्डियम कहते हैं, यानी सब एंडोकार्डियल कहते हैं। ट्रांसम्यूरल यानी जब तीनों लेयर अफेक्टेड हो, और सब एंडोकार्डियल यानी जब सिर्फ एंडोकार्डियम या मायोकार्डियम, मायोकार्डियम का हाफ, ये दोनों जब अफेक्ट हो तब इसको सब एंडोकार्डियल कहता है। फिर है लोकेशन ऑफ इन्फेक्ट। इन्फैक्ट जैसे हमने बताया कि जो इन्फेक्शन वो ज़्यादातर चांसेस किस में होते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हैं। तो इसके अगर लोकेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल में इसके लोकेशन की बात करें तो इसका जो लोकेशन होता है मेनली इसके ब्लड सप्लाई पर डिपेंड करता है। जैसे जो लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर वाल है उसको कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है? उसको लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है। और जो इसका लेटरल वाल है उसको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है। और इसका जो पोस्टीरियर वाल है उसको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है। और इसका जो इंटरवेंट्रिकुलर वाल है उसको आर्टरी सप्लाई करता है, जो एंटीरियर 2/3 है उसको तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है, लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी आर्टरी। और इसका जो पोस्टीरियर 1/3 है उसको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन आपके
लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी आर्टरी में सब में हो गया है, तब जो इन्फेक्शन होगा वो आपके एंटीरियर वाल पे होगा, और ये सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एंटीरियर वाल के, जैसे इसमें दिखाया गया मोस्ट कॉन 40 to 50% एंटीरियर वाल पे इन्फेक्शन होता है। और अगर आपका आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन लेटरल वाल वाले आर्टरी यानी कि लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स पे है तो इसमें लेटरल वाल में इन्फेक्शन होगा, ऐसा ही पोस्टीरियर वाल में इन्फेक्शन होगा अगर राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है तो। ये डायग्राम में है, जैसे इसमें ये आर्टरी अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, ये कौन सा आर्टरी है, ये लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। इसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें पूरा आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसमें जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसम्यूरल है। और अगर इस पे देखें तो इसमें जो आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन है वो पूरा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसमें आधा ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके चलते जो इन्फेक्शन हो रहा है वो सब एंडोकार्डियल है। यानी कि अगर आर्टरी पूरा ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होगा, और आर्टरी आधा ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। और जो इन्फेक्शन होता है वो पहले सब एंडोकार्डियल होता है, वहाँ से वो पूरा ट्रांसम्यूरल होता है। यानी कि इन्फेक्शन सबसे पहले कहाँ होता है, सब एंडोकार्डियल में होता है, उसके बाद में इन्फेक्शन पूरे लेयर को अफेक्ट करेगा, यानी ट्रांसम्यूरल हो जाएगा। फिर इसका देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर। मॉर्फोलॉजिकल फीचर में इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये जो कलर है ये रेडिश कलर है और यहाँ पे ये कलर पेल है। तो इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसको माइकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, उसके चलते उसका डेथ हो गया है, तो उस पर्सन का अगर अपन ऑटोप्सी कर रहे हैं तो फर्स्ट जैसे माइकार्डियल इन्फेक्शन के 1 से 2 घंटे में तो उसका जो इफेक्ट हुआ है वो पता नहीं चलता है। ग्रोसली अगर देखें तो अपने को अगर इसके बारे में पता करना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर। इसके लिए एक डाई का यूज़ किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड कहते हैं। इस डाई को इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में जब इसको देखते हैं हार्ट के मसल को, तो जिस लेयर में इन्फेक्शन हुआ होता है, जिस एरिया में इन्फेक्शन हुआ होता है वो पेल कलर में होता है, और जो नॉर्मल टिश्यू रहता है वो रेडिश कलर का रहता है। इसका कारण ये है कि जो नॉर्मल टिश्यू रहता है उसमें एक एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज, वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये रेडिश कलर में हो जाता है। जबकि जो इन्फेक्टेड टिश्यू है वो डेड टिश्यू रहता है, उसमें ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एब्सेंट रहता है, जिसके चलते उसमें वो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो पेल कलर का हो जाता है। तो इससे अपने को ग्रॉस फीचर पता चलता है। अगर इसका माइक्रोस्कोपिक फीचर अगर देखें तो माइक्रोस्कोपिक फीचर को अपन 0 आवर से मोर देन 2 मंथ्स के बेसिस पे बांटे होते हैं। जैसे 0 to हाफ एन आवर में, ये 0 to हाफ एन आवर में इसमें कोई चेंज नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोपिक फीचर नहीं होता। और अगर हाफ एन आवर टू 4 आवर्स में देखें तो इसमें मेनली जो कार्डियक मसल होता है, कार्डियक मसल का जो मायोफाइब्रिल होता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसमें जो जैसे ये मायोफाइब्रिल है ये नॉर्मल, इसमें ये स्ट्रिएशन भी दिख रहा है, लेकिन इसमें देखें तो इसमें वेविनेस आ जाता है, ये वेविनेस है। तो ये जो मायोफाइब्रिल है वो नॉर्मल होता है, बाकी उसमें वेविनेस दिखता है। और इसमें 4 to 24 आवर्स में 4 to 12 आवर्स में अगर देखें तो इसमें ये जो है इसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस दिख जाता है, इसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। और 12 to 24 आवर्स में बात करें तो इसमें जो न्यूट्रोफिल है उनका इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है। ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ये 12 to 24 आवर्स में इसमें दिखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें 1 to 3 डेज़ में तो जो कोएगुलेशन होता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होने लग जाता है, स्ट्रिएशंस लॉस हो जाते हैं इसके, और जो इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, यानी जो 12 to 24 आवर्स में न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट पूरा बढ़ गया है। इसके बाद में 3 to 7 डेज़ में देखें तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं मायोफाइब्रिल्स विथ डाइंग न्यूट्रोफिल्स अर्ली फेगोसाइटोसिस ऑफ डेड सेल्स, यानी कि जो 3 to 7 डेज़ हैं वहाँ पे मैक्रोफेज का इन्फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है। और 7 to 10 डेज़ में जो मैक्रोफेजेस हैं वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो हुआ है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वहाँ पे क्या होने लग जाता है, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गया है। फाइब्रोसिस कैसे होता है, फाइब्रोसिस के लिए जो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं इनका अमाउंट बढ़ने लग जाता है जो कोलेजन फाइबर से फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक फीचर तो ऐसा ही मोर देन 2 मंथ तक होता है। 2 महीने के बाद में माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के बारे में अपने बता सकते हैं। इसमें सिर्फ अपने को क्या बताना होता है कि 2 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, तो मतलब 2 मंथ तक का ही अपने पास माइक्रोस्कोपिक फीचर होता है। इसके बाद में साल्वेज इन अर्ली इन्फेक्ट एंड रिपरफ्यूजन। साल्वेज यानी कि जैसे अगर कोई माइकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो माइकार्डियल इन्फेक्शन के को अगर 30 मिनट के अंदर अपने को पता चल गया कि MI हुआ है तो उसको अगर अपन रिपरफ्यूजन कर देते हैं तो उसको फिर से रिवर्सिबल कर सकते हैं, उसको मतलब टिश्यू को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि हेपेरिन हो गया या कुछ और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स उनका, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कहते हैं। सेकंड है परक्यूटेनियस ट्रांसन्यूरल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, और थर्ड है कोरोनरी आर्टरी स्टेंटिंग, फोर्थ है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। अब इसके बाद में रिपरफ्यूजन के बाद में जो टिश्यू है उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या फीचर अपने को मिलते हैं, तो रिपरफ्यूजन के बाद में जो इंजरी होता है वो हेमरेजिक होता है, यानी कि पेल नहीं होता है। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो मायोफाइबर्स सो कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस व्हिच आर ट्रांसवर्स एंड थिक यूसिनोफिलिक बैंड्स। अगर डायग्नोसिस देखें तो डायग्नोसिस अपन 3 कैरेक्टर के बेसिस पे करते हैं। पहला क्लिनिकल फीचर्स,
सेकंड है ईसीजी चेंजेस और थर्ड है सीरम कार्डियक मार्कर्स। तो पहले क्लिनिकल फीचर्स देखें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। इसमें पेन होता है, इंडाइजेशन होता है, एप्रीहेंशन होता है, शॉक होता है, ओलिगोयूरिया होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा होता है। सेकंड है ईसीजी चेंजेस। ईसीजी चेंजेस में जो नॉर्मल ईसीजी होता है उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है और जो टी वेव है उसका इन्वर्जन हो जाता है और डीप क्यू वेव्स होता है। और सीरम कार्डियक मार्कर्स देखें तो अपने पास सीरम कार्डियक मार्कर्स क्या क्या होते हैं। कार्डियक ट्रोपोनिन आई, कार्डियक ट्रोपोनिन टी, CKMB, LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1 और मायोग्लोबिन। इनमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो कार्डियक ट्रोपोनिन टी होता है और जो मायोग्लोबिन होता है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मायोग्लोबिन जो होता है पहला कार्डियक मार्कर है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बढ़ता है। और इसमें इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर होता है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1 होता है। कॉम्प्लिकेशंस में इसमें जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें एरिथमिया होता है, कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, म्यूरल थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है, रप्चर ऑफ वेजल्स, कार्डियक एन्यूरिज्म, पर कार्डाइटिस और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंड्रोम होता है।